नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनावी दंगल के आज के कार्यक्रम में हम इस बात को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि कोई एक उम्मीदवार हो तो क्या वह एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि लोकसभा चुनाव की बात की जाए तब भी, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तब भी एक ही उम्मीदवार 2 सीट से चुनाव लड़ रहा है। तो क्या ऐसा लड़ सकता है? जवाब है हाँ, लड़ सकता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनाव लड़ सकता है तो फिर इसको लेकर के क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे होने चाहिए जो कि संशोधन किया जाना चाहिए? विधि आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, चुनाव आयोग क्या कहती है, अगर दोनों सीट से वो चुनाव जीत जाता है फिर क्या होगा? तमाम तरह की बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल देकर के बताता हूं कि यदि आपने देखा होगा, मीडिया पर आपने गौर किया होगा, अभी 18वीं लोकसभा चुनाव चल भी रहा है, 3 चरण का मतदान हो चुका है, चौथे चरण की प्रक्रिया चल रही है। अब यहीं से दिलचस्प चीजें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 2019 का साल, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। 2019 में एक जगह लड़ते हैं वायनाड, वायनाड केरल में है, दूसरा अमेठी, अमेठी जो है वह यूपी में है लोकसभा क्षेत्र, और अमेठी जो है वह कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रहा है, पारिवारिक सीट रहा है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं। अब यहां पर समझ लीजिए, 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, एक वायनाड से, दूसरा अमेठी से। वे अमेठी से चुनाव हार जाते हैं, केरल के वायनाड से जीतते हैं और वहीं से लोकसभा तक का सफर उनका तय होता है। इसीलिए अब चूंकि दोनों जगह वो नहीं जीते हैं तो उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। यदि दोनों जगह वो जीत जाते तो फिर एक सीट उन्हें छोड़ना पड़ता और फिर दूसरे सीट पर उपचुनाव कराना पड़ता और यह अलग तरह की समस्या हो जाती। चलिए दूसरा उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। इस बार भी अगर आप देखेंगे राहुल गांधी जी का, तो वो इस बार अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ रहे हैं, और दूसरा सीट तो वो वायनाड का है ही, जहां से वो अभी सांसद भी हैं, जो कि केरल का सीट है। तो दोनों बार ऐसा देखा गया। अब देखना होगा कि इस बार वो रायबरेली से जीतते हैं या हार जाते हैं, या वायनाड से हारते हैं या जीतते हैं, ये देखना पड़ेगा, समय की बात है, देखेंगे इसको। रायबरेली जो है कांग्रेस पार्टी का, यह भी परंपरागत सीट हुआ करता था, और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की मम्मी वो रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, वही लोकसभा की अध्यक्ष थी। लेकिन क्या हुआ कि वे अब इस बार जो है लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं रही है, राजस्थान से वो राज्यसभा से चयनित होकर के पार्लियामेंट में पहुंची है। इसको हमने देख लिया। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी जो है पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे होते हैं और 2 जगह से वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव मैदान में रहते हैं। ठीक है, अब 2 जगह से कौन कौन जगह से? तो एक होता है वडोदरा जो कि गुजरात में पड़ता है, और दूसरा है वाराणसी। यहां पर खेल अलग तरह का होता है, राहुल गांधी जैसा नहीं होता है। यहां पर नरेंद्र मोदी जो है दोनों ही सीट पर चुनाव जीत जाते हैं, वडोदरा में भी जीतते हैं और वाराणसी में भी जीतते हैं। अब अगर दोनों जगह से कोई कैंडिडेट चुनाव जीत जाए तो एक जगह उसे छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर वडोदरा जो है वो इस्तीफा दे दिए, उस जगह को छोड़ दिए, तो वह उपचुनाव फिर वहां पर हो पाया। क्या ये इधर ही हो रहा है? इससे पहले कभी नहीं देखा गया? चलिए बात करते हैं। भारत की आज़ादी 1947 में हुई, ठीक है। उसके बाद जो है पहली बार लोकसभा चुनाव जो भारत में हुआ था वह 1952 में हुआ, और पहली लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी लोकसभा चुनाव जो भारत में देखने को मिला वह 1957 में। 5 साल बाद चुनाव होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। आपने ये तो सामान्य जानकारी आपके लिए पढ़ा होगा। तो जब 1957 में दूसरी लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक चर्चित चेहरा जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है जनसंघ से, उस वक्त अटल जी जो है चुनाव लड़ते हैं उस वक्त, और वो जनसंघ से। अब आप कहेंगे ये जनसंघ कौन सी पार्टी है? देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी, जिससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में जिसकी सरकार है, तो जनसंघ को आप कह सकते हैं कि बीजेपी की पेरेंट पार्टी है। यानी कि यहीं से कहीं ना कहीं जनसंघ से यात्रा सफर तय होता हुआ बीजेपी तक ये मामला पहुंचा है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जो है जनसंघ के लीडर हुआ करते थे, और इसी पार्टी से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और यहां पर एक दिलचस्प बात समझिए कि इन्होंने 2 सीट से नहीं बल्कि 3 सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अब 3 सीट वो कौन कौन सा था? तो ये तीनों ही सीट देखेंगे उत्तर प्रदेश का है। एक था मथुरा, दूसरा था लखनऊ, और तीसरा था बलरामपुर। लेकिन दिलचस्प बात होता है उस बार चुनाव में, मथुरा से ये चुनाव हार गए, ठीक है, लखनऊ से चुनाव हार गए, लेकिन बलरामपुर सीट जो था लोकसभा का, वहां से चुनाव जीतते हैं, और बलरामपुर लोकसभा से ये फिर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 2 जगह हार चुके थे, एक ही जगह जीते। अब आता है एक और नाम लेकर चर्चा करते हैं, सोनिया गांधी।
प्रमुख चेहरा ये भी रहे, फेमस हैं। तो सोनिया गांधी जो है 1999 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो ये भी 2 सीट से लड़ी थी और दोनों ही उत्तर प्रदेश का, एक बरेली से, दूसरा अमेठी से। ठीक है, इसके अलावा भी मैं अगर आपसे बात करूं तो LK आडवाणी बीजेपी के दिग्गज लीडर रहे, हाल ही में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। 1991 का लोकसभा चुनाव में ये भी 2 सीट से लड़ते हैं, एक न्यू दिल्ली का और दूसरा गांधीनगर यानी कि गुजरात से, ये भी लड़ते हैं। उसके बाद अगर मैं, एक बहुत प्रसिद्ध चेहरा है भारतीय राजनीति का, लालू प्रसाद यादव, RJD के लीडर हैं, ठीक है, और सुप्रीमो हैं, तो वो भी 2009 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से लड़ते हैं, एक सारण से, दूसरा पाटलिपुत्र से। एक और चेहरा मैं आपको बताता हूं, दिवंगत नेता हैं मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से प्रमुख भी रहे थे, वे भी 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं और ये 2014 में लड़ते हैं। एक सीट तो इनका परंपरागत ही है, मैनपुरी वाला सीट, जो कि इनका परिवार ही उस सीट से लड़ रहा है, इस बार भी इनका परिवार ही लड़ रहा है। दूसरा सीट जो समाजवादी पार्टी का आप कह सकते हैं कि एक गढ़ रहा है, वो है आजमगढ़। तो ये दोनों ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अब ये सारा उदाहरण मैंने क्यों दिया, इसके अलावा ये इतना अंत नहीं है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भारतीय राजनीति में पड़े हुए हैं। एक और चेहरा ले लीजिए, बहुत प्रसिद्ध चेहरा है, वह है इंदिरा गांधी जी का। ये थोड़ा दिलचस्प है। देखिए क्या होता है कि इमरजेंसी के बाद 1977 में जो चुनाव होता है, इसमें इंदिरा गांधी जी की हार हो जाती है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता में भारी कमी आता है। ठीक है, ये 1977 की बात कर रहा हूं। उसके बाद जब ये हार होता है कांग्रेस का, इंदिरा गांधी जी का, तब यहां पर जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। ठीक है, जनता पार्टी सरकार में आ जाती है, लेकिन क्या होता है, जनता पार्टी गठबंधन की सरकार रहती है, कमजोर सरकार रहती है, और इस वजह से बहुत अधिक अवधि इसका नहीं होता, आयु कम है, तो जनता पार्टी की सरकार जो है गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर से 1980 में यहां पर लोकसभा विघटन हो गया, तो 1980 में फिर से चुनाव होता है लोकसभा का। ठीक है, अब ये जो लोकसभा का चुनाव 1980 में हो रहा है, इसका लिंक कहीं न कहीं इमरजेंसी से है। ठीक है, आपातकाल जब देश में लागू हुआ था, और 1977 के चुनाव से है, जब इंदिरा गांधी यहां पर हारी थी। अब इंदिरा गांधी चुनाव हार जाए, ये ठीक इससे भी ज्यादा कठिन है। जैसे कि मैं अगर आज कहूं आपसे कि नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हार जाएंगे, नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे कहने का मतलब बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से जो लड़ रहे हैं वो हार जाएंगे। आपको लगेगा अरे नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतने लाखों वोट से जीते हैं पिछले लोकसभा में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी इससे भी ज्यादा था, आप सोच सकते हैं, और इंदिरा गांधी खुद अपना सीट नहीं बचा पाती हैं, पार्टी का तो छोड़ दीजिए, पार्टी तो सत्ता में रही नहीं। तो जब 1980 में चुनाव होता है, तो कहीं न कहीं एक डर बैठ जाता है इंदिरा गांधी के मन में कि फिर से यदि ऐसा हुआ, मैं यहां हार जाती हूं 1980 के चुनाव में भी, तो मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करती हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ती हैं। एक जगह कौन सा रहता है, रायबरेली। रायबरेली मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट है। ठीक है, तो इस बार भी देखिए राहुल गांधी यहां से आ गए हैं। ठीक है, मतलब राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार भी एक रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो एक तो ये है कि रायबरेली उत्तर प्रदेश से एक सीट लेकर के आती है, दूसरा एक जगह है मेढक, मेढक नहीं, मेढक, डक है ये। ठीक है, और ये मेढक जो है, ये लोकसभा का क्षेत्र जो है उस वक्त आंध्रा में पड़ता था, आंध्र प्रदेश में। अब जब आप जानते हैं कि राज्य का बंटवारा हो गया है, तो यह क्षेत्र जो है मेढक, वह तेलंगाना का हिस्सा हो चुका है। आज की स्थिति अगर मैं बताऊं तो ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो तेलंगाना में पड़ता है। अब एक चीज आप सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है, जब इंदिरा गांधी को ये मन में जरा सा भी शंका हुआ कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो 2 सीट से ये लड़ती हैं, और एक सीट तो रखती हैं उत्तर भारत का, यानी कि यूपी, अपना परंपरागत सीट रायबरेली, और दूसरा ये साउथ इंडिया के स्टेट में पहुंच जाती है, आंध्र प्रदेश उस समय का, जो कि मेढक लोकसभा क्षेत्र से। ठीक राहुल गांधी के केस में आपको यह देखने को मिलेगा, राहुल गांधी भी जो है 2019 में यह करते हुए नजर आते हैं। 2019 में उन्होंने क्या किया कि एक सीट जो है अमेठी से लड़ रहे थे, दूसरा सीट वो वायनाड पहुंच गए, अमेठी हार गए, उनका डर जो है वह सही साबित हुआ, वायनाड से कम जीते और लोकसभा पहुंच गए, नहीं तो वो लोकसभा भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, उपचुनाव का सहारा लेना पड़ता, या फिर राज्यसभा से फिर उन्हें पार्लियामेंट में जाना पड़ता, नहीं तो वो पार्लियामेंट में बैठ नहीं पाते। तो यही चीज यहां पर भी जो है अभी भी दोहराता हुआ इस बार भी राहुल गांधी की है, रायबरेली, और साउथ का जैसे एक स्टेट है तो केरल, वायनाड वाला मामला। ये सारा उदाहरण आपको समझ में आया ना? मैं ये सारा उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप इन चीजों को समझ नहीं जाते हैं, आप, ये व्यवहारिक स्वरूप है भारतीय राजनीति का। आप किसी भी फैक्ट में कितना भी बात कर लूं, किसी भी कानून पे कितनी भी बात कर लूं, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप रायबरेली की जनता हैं और आप वायनाड के भी जनता है, राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं,
तो आपको क्या लगता है किस लोकसभा सीट से वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे और किस जगह से इस्तीफा दे देंगे, कौन सा खाली होगा, कहाँ उपचुनाव होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत बताइए आपको क्या लगता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझिए, मान लेते हैं कि राहुल गांधी जो है रायबरेली से पहुंचते हैं, ठीक है, दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं, वायनाड से ये इस्तीफा दे देते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या वायनाड की जनता ठगी हुई महसूस नहीं करेगी कि हमने भी तो वोट दिया था राहुल गांधी जी को, लेकिन आप रायबरेली से जीतते हैं तो वहां से पहुंच जाते हैं, आप फिर से दूसरा लीडर रायबरेली से आता है, वाइस वर्सा कर लीजिए, ये वायनाड से पहुंच जाते हैं, ठीक है, रायबरेली से इस्तीफा दे देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या रायबरेली की जनता ठगी हुई महसूस नहीं करेगी? ठीक ऐसा समझिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 वाला इलेक्शन है, वडोदरा और वाराणसी, तो वाराणसी से चुनाव जीतते हैं, वडोदरा से भी चुनाव जीतते हैं, लेकिन वाराणसी से ये लोकसभा में पहुंचते हैं, वडोदरा सीट तो उन्होंने छोड़ दिया, वहां उपचुनाव हुआ। तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या वडोदरा की जनता ठगी हुई नहीं महसूस करेगी? दूसरी बात, वहां जो उपचुनाव हुआ, ये जो उपचुनाव का कॉन्सेप्ट है, चूंकि आपने वहां से इस्तीफा दे दिया तो अब फिर से चुनाव होगा, इसे बाय इलेक्शन कहते हैं, भारतीय राजनीति में बाय इलेक्शन की बात की गई, उपचुनाव दोबारा वहां से इलेक्शन होगा। तो अब जो उपचुनाव होगा तो चुनाव आयोग ही कराएगी, पूरा प्रोसेस फिर से होगा, नॉमिनेशन होगा, नाम वापस लेने की चीज़ें होगी, रिटर्निंग ऑफिसर सब कुछ देखेगा, सब कुछ सही पाया जाएगा, खारिज नहीं होगा, फिर से इलेक्शन कराओ, बूथ पे जाओ, ईवीएम लाओ, फिर नामांकन, सारा प्रोसेस फिर से कराना होगा। इसमें संसाधन कितना लगता है, खर्च कितना अधिक लगेगा, जरा सोच के देखिए। तो ये सारी व्यवहारिक बातें जो है प्रश्न बना हुआ है, इसी बात को लेकर के चुनाव आयोग ने कुछ कहा है, इसी बात को लेकर के पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हम उसे भी देखेंगे, इसकी बात को लेकर के विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा है हम इस चीज को भी समझेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि क्या कानून संशोधन की आवश्यकता है, हम यह भी देखेंगे संविधान ये क्या कहता है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 इसको लेकर के क्या कहता है, तमाम चीजों पर हम नजर देने वाले हैं। बेसिकली आप चीजें अब समझ चुके हैं, प्लॉट तैयार हो चुका है आपका। ठीक है, देखिए जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है, और इसकी जो है धारा 33(7), इसमें कुछ बातें कही गई है और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार हो वह एक ही चुनाव में एक साथ अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, जैसे कि अभी लड़ा जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। तो अधिकतम 2 सीटों के द्वारा आप कहेंगे कि आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम दिया था दूसरा लोकसभा चुनाव में 1957 का, कि वो 3 जगह से लड़े, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर, तो आप कह रहे हैं 2 ही, उस वक्त लड़ सकते थे, अभी हम देखेंगे। अब जो है आप मैक्सिमम 2 जगह से ही चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए संविधान द्वारा संसद को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई है, यानी कि संविधान जो है इसकी बात करता है। तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि संविधान में उल्लिखित है कि नहीं, तो एक प्रश्न तो यहां क्लियर हो गया कि संविधान में उल्लिखित है, आगे देखेंगे कि किस अनुच्छेद में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस अनुच्छेद पर क्या कहा था, बने रहिए। अब संविधान ये अधिकार किसको दे रहा है, पार्लियामेंट को दे रहा है, और पार्लियामेंट को अधिकार देते हुए क्या कह रहा है, 2 बातें कह रहा है पार्लियामेंट से कह रहा है कि आपको हम 2 तरह की बातें दे रहे हैं, किससे संबंधित, तो चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है आप उस पर काम कीजिएगा। कौन कौन, पार्लियामेंट ने पूछा, कहा कि एक तो पार्लियामेंट की बातें ले लीजिए, लोकसभा राज्यसभा सबका चुनाव हो तो आप ये देख लीजिएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, उसको लेकर के भी हम आप ही को शक्ति देते हैं। तो यहां पर देखिए केंद्र की सरकार जो है एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटी के बेसिक में पहुंच जाइए। ठीक है, यहां केंद्र की तरफ पल्ला झुकता हुआ नजर आता है। अब इसके अंतर्गत जब संसद को यह ताकत मिल गया तो यहां पर संसद जो है वह सर्वशक्तिमान बन गया। संसद ने कहा ठीक है हमारे पास ताकत है, हम कानून पे कानून बनाएंगे। तो संसद ने इसको लेकर के चुनाव से संबंधित प्रावधान को लेकर के कानून बनाया। कानून एक जो है वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, दूसरा जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो मैक्सिमम चीजें जो अब होता है ना वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7 जो है यही तय करता है कि मैक्सिमम से अब जो है 2 ही सीट से आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, कहीं भी अगर आंसर राइटिंग वगैरह में यूज करना हो ऐसे वगैरह में तो ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तीसरी कानून को लेकर की बात किया गया, देखिए परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 को लेकर के। अब परिसीमन क्या होता है, किसी भी लोकसभा क्षेत्र का कितना दायरा होगा
कितनी जनसंख्या उसमें आएगी, कितना भूभाग लिया जाएगा, किस राज्य में कितने लोकसभा के क्षेत्र होंगे, ये सब काम जो है वह चुनाव आयोग और उसके द्वारा, किसके द्वारा, तो परिसीमन आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर होगा। ठीक है, इतना मामला अब आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जनप्रतिनिधियों की योग्यता अयोग्यता से संबंधित है, यानी कि आप यदि चुनाव लड़ सकते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये सब बातें जो है यहाँ पर की गई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि धारा 33(7) जो है एक व्यक्ति को एक ही समय में अधिकतम 2 सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। अब यहाँ समझ लीजिए, वर्ष 1996 से पहले एक उम्मीदवार कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, 10 सीटों से भी चुनाव लड़ सकता था। अब इसको लेकर के बहुत तरह की व्यवहारिक समस्याएं आ जाती थी। अगर मान लीजिए मैक्सिमम, जैसे उदाहरण ले लेते हैं ना 1957 का, उदाहरण से आप समझ जाते हैं अच्छे से, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को ध्यान में दिलाता हूँ। 1957 पे अटल जी जो है 3 सीट से लड़े, तो यहाँ पर 1996 के बाद ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बदलाव कर दिया गया। अब मान लीजिए मैक्सिमम जगह से लड़ते हैं, 2 से अधिक भी लड़ते हैं या 2 से भी उपचुनाव का स्थिति बनेगा, बाकी सीट छोड़ना पड़ेगा सब जगह से, फिर ये तो आप जान रहे हैं कि बहुत सारे संसाधन की बर्बादी होगी, चुनाव आयोग इसी में फिर उलझा रह जाएगा। तो 1996 में क्या कर दिया गया कि इसके बाद आप मैक्सिमम 2 जगह से ऐसा कर सकते हैं। जब कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ता है, दोनों जगह से जीत जाता है, तो एक जगह से उसे इस्तीफा देना पड़ता है और दूसरे जगह से वह लोकसभा या विधानसभा में पहुंचता है। लेकिन ध्यान देना है कि अगर 2 जगह से लड़ता है, एक जगह हार गया और एक जगह से जीत गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि 2019 में राहुल गांधी जी के साथ हुआ, वायनाड से जीत गए तो लोकसभा आ गए और अमेठी से हार गए थे। ठीक है, तो वहां पर उपचुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ा, क्योंकि अमेठी से जो है बीजेपी की स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी। तो इतना मामला समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया जाता है। अब इसमें कितना नैतिक है, कानूनी रूप क्या है, ये सब हम देख लेंगे, आप धैर्य बनाए रखिए। देखिए, धारा 33(7) की संवैधानिक वैधता की जरा बात करते हैं। ये जो पूरा खेल जो है ना, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7) का खेल है। देखिए, एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस है, राजा जॉन बंच बनाम भारत संघवाद 2014 में। जहां भी इस तरह की चीजें आए तो इस केस का हवाला जरूर दीजिएगा आंसर राइटिंग में। इसमें क्या हुआ था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसको चैलेंज किया गया था कि इसको खारिज कर दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने इसको बरकरार रखा। उसके बाद अदालत ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 101, मैंने कहा था ना कि संविधान में इसकी चर्चा की गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 101 जो है वह आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अनुच्छेद में यह बात है कि किसी व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करने या चुनाव लड़ने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब जब प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, यह बात स्पष्ट नहीं है, तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों का सदस्य कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है। तो एक ही व्यक्ति जो है एक ही समय में, ऐसा नहीं होगा कि वो लोकसभा का भी मेंबर रहेगा और राज्यसभा का भी मेंबर होगा। चलिए उदाहरण आपको समझाता हूँ। सोनिया गांधी रायबरेली से वो सांसद थी, अभी तो चुनाव होना ही था, अभी तक वो रहती मेंबर, लेकिन उन्होंने क्या किया, चयन किया कि वे राजस्थान से राज्यसभा सीट से वे पार्लियामेंट अब पहुंचेंगी। ठीक है, तो उन्हें लोकसभा का सीट छोड़ना पड़ा। मामला समझ में आ गया, दोनों जगह से वो मेंबर नहीं रह सकती है। यही बातें अनुच्छेद 101 में यह कहा गया है। संसद के कानून द्वारा उस व्यक्ति को अवकाश दिया जाएगा, यानी कि संसद के कानून द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा उस व्यक्ति को एक जो है चीजें वह छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि सोनिया गांधी जी को करना पड़ा था, और फिर जो खाली होगा वहां पर उपचुनाव हो जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको लेकर के ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था ना कि 33(7) जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7) को लेकर के, और वर्सेज यहां पर था आर्टिकल 101। तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना था कि क्या इसके अगेंस्ट तो नहीं है।
अगर यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33(7) अनुच्छेद 101 के अगेंस्ट होती तब तो इसे अवैध घोषित कर दिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस दोनों में बिल्कुल संगत चीजें दिखाई पड़ रही है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, और यहां पर कहा गया कि कुछ भी असंगत नहीं है तो मामला जो है बना रहना चाहिए। ये बातें तो यहां पर हो गई। अब चलते हैं चुनाव आयोग ने इन चीजों को लेकर के कहा। देखिए, चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि एक ही सीट से लड़ा जाना चाहिए। चुनाव आयोग पहले भी कह चुकी है, कई बार कह चुकी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को भी एक बार चुनाव आयोग के द्वारा यह सजेस्ट किया गया था, हाल ही में, मतलब मुझे लगता है शायद 7-8 साल पहले की ये बात है, 2015-16 में सजेशन गया था चुनाव आयोग से। आप एक बार गूगल पे फैक्ट देख लीजिएगा। तो चुनाव आयोग ने पहले भी कहा है कि एक ही सीट से चुनाव लड़वाइए। ऊपर से चुनाव आयोग ने एक सलाह भी दिया है कि चलिए, यदि आप कहते हैं कि 2 सीट से चुनाव लड़ना है और 1 सीट आप जीत जाते हैं तो 1 सीट आप छोड़ते हैं, उपचुनाव होगा, संसाधन खर्च होगा, पूरा मैन पावर जाएगा। तो यहां पर जो खर्चा है ना, जो 1 सीट का, वो खर्चा पूरा जो है उस उम्मीदवार के द्वारा दिया जाना चाहिए जो उम्मीदवार सीट छोड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर जो वडोदरा का सीट 2014 में छोड़ते हैं तो वडोदरा के सीट पर जो उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव का पूरा खर्चा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दें। ये बातें यहां पर सजेस्ट किया गया, ठीक है। अब यहां पर एक दिलचस्प बात मैं आपको और बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का मानना है, ये मामला ये जो है वह 2023 का है, ठीक है। 2023 में एक दिलचस्प वाकया क्या होता है, अश्वनी उपाध्याय क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बीजेपी पार्टी के दिग्गज लीडर भी हैं। तो अश्वनी उपाध्याय क्या करते हैं, 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक PIL लेकर के पहुंचते हैं और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि आप एक बात समझिए, तर्क दे रहे हैं अपना कि ये जो है 33(7), समझ गए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7), आप इसको अवैध घोषित कर दीजिए, क्योंकि यही जो कह रहा है कि 1 से अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। आप इसको पूरी तरह से खारिज कर दीजिए, अमान्य घोषित कर दीजिए। ये तर्क क्या देते हैं कि ये तर्क देते हैं कि देश में एक व्यक्ति एक वोट की बात की गई है। कहा गया ना, एक व्यक्ति एक वोट। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के आप पाटलिपुत्र सीट से जाकर के भी, मान लीजिए मान लेते हैं तीसरे चरण में वहाँ चुनाव हो रहा है तो तीसरे चरण में जाके वहाँ भी वोट डलाएं, और फिर छठे चरण में दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली में भी आप हैं तो आप कहेंगे मैं यहाँ भी डालूंगा, क्योंकि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों इस बार लड़ रहे हैं, मैदान में हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, दोबारा भी वोट करूंगा। ऐसा आप नहीं कर सकते, एक वोट ही आपका होगा, एक व्यक्ति एक वोट आपका होगा। इन्होंने कहा जब इस तरह की बातें की गई है भारतीय लोकतंत्र में तो यहाँ पर एक चीजें और भी बढ़ा देनी चाहिए, जो कि होना चाहिए, न्याय संगत है, तर्क संगत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बताइए क्या कहना चाहते हैं, तो इन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से एक व्यक्ति एक वोट है, ठीक ऐसा ही कर देना चाहिए कि एक उम्मीदवार और एक निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, तर्क ये बुरा नहीं है। इन्होंने कहा जब वोटर के लिए आप एक कॉमन रख लेते हैं कि एक ही व्यक्ति होगा तो एक ही बार वोट डालेगा, तो जो उम्मीदवार है उसके लिए भी एक को कॉमन रखिए ना। उम्मीदवार एक तो निर्वाचन क्षेत्र भी एक होना चाहिए, यहां भी तो आपने एक को ही कॉमन रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ध्यान से सुना, उसके बाद क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार जो है हमारे पास नहीं है, यह जो है विधायी शक्ति की बात हो गई, इसके लिए विधि बनाने की बात की जाएगी, और विधायी शक्ति जो है वह सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। विधायी शक्ति नहीं है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। उसके तहत जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है वह कहां पर पड़ता है, विधानसभा में या संसद को दिया गया है, विधायिका के पास है। और कानून को इंप्लीमेंट कराने का काम जो है वह किसके लिए दिया गया है, कार्यपालिका को दिया गया है। और यदि इन सब चीजों में कोई समस्या आता है, दंड वगैरह देना है, तो इसके लिए न्यायपालिका, हाँ, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है न्यायपालिका ये। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विधायी शक्ति का काम है, यानी कि इसके लिए आपको पार्लियामेंट जाना चाहिए, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। और ये जो PIL आया था ना कि ये 33(7) को खारिज कर दीजिए, तो इसको लेकर के यहां पर इस PIL को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किया। समझिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खारिज किया, इसको तो वैध रखा। मैंने पिछला एक केस में भी आपको बताया था, ये वाला जो केस है इसमें भी मैंने आपको बताया था, राजा जॉन बंच बनाम भारत संघवाद 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 101 संविधान का और 33(7)
दोनों संगत है, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, अलग बातें नहीं कही गई है। तो यहां पर जो है इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, कहा कि आप पार्लियामेंट के पास जाइए, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपके पीआईएल को हम खारिज करते हैं। यह बात यहां पर कहा गया था। अब एक मसला और, मैंने आपको कहा था विधि आयोग, मैंने चुनाव आयोग की बात कह दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बातें कह दिया, मैंने संविधान आपको बता दिया, मैंने ये बता दिया कि संसद ने जो जो कानून बनाए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 हो, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 हो, चाहे वो परिसीमन आयोग की बात हो, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज छूट गया है जो जिस पर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, वह विधि आयोग की बात कीजिए। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, आप इलेक्शन का समय है इसीलिए ये पूरा एपिसोड हम लेकर के आए हैं, आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही। यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तब भी, आम शहरी हैं इस देश के तब भी आपके पास ये सब जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यवहारिक दुनिया में जो पॉलिटिक्स में चीज़ें चल रहा है उसके पीछे क्या कानून है, क्या तर्क है। ठीक है, एक नागरिक के तौर पर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए विधि आयोग की रिपोर्ट आती रहती है, बहुत सारी रिपोर्ट विधि आयोग देती रहती है समय समय पर। विधि आयोग ने 2015 में जब मैंने कहा ना कि एक बार चुनाव आयोग ने भी सजेस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर को, तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में बने थे जून के महीना में, तो 2015 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दिया और यह विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, तो यह रिपोर्ट जब विधि आयोग ने दिया तो विधि आयोग ने इस रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया था कि आप एक काम कीजिए और ये जो है 33(7) जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का 33(7) इसको आप खारिज कर दीजिए। लेकिन फिर से मामला ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का ये केस, मैंने कहा नहीं केस बहुत फेमस है, तो इस केस को लेकर के मामला यहां फंस गया। अदालत ने कहा कि 33(7) और अनुच्छेद 101 में सब कुछ संगत है, कुछ असंगत है ही नहीं, तो हम इसको खारिज कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर विधि आयोग ने लगे हाथ एक और सजेशन दे दिया। विधि आयोग ने कहा कि फिर एक काम कीजिए और कानून में संशोधन कर दीजिए, कानून में संशोधन कीजिए। यहां जो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से मामला जो जुड़ा हुआ है ये अनुच्छेद 101, तो यहां पर संशोधन की आवश्यकता है और इसको करके ये खारिज कीजिए या इसी कानून को संशोधन कर दीजिए, इसको रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये बातें हैं, आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के मामला क्या आया अंत में, मामला ये आया कि विधि आयोग हो, चुनाव आयोग के द्वारा हो, इन सबों ने ये माना कि एक ही सीट से उम्मीदवार को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव में खर्च अधिक आता है, उपचुनाव की आवश्यकता हो जाती है। जिस भी जगह को जो जीते हुए उम्मीदवार होते हैं यदि छोड़ देते हैं तो वहां के जनता जो है खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो जिस तरह से एक व्यक्ति एक वोट है लोकतंत्र में, उसी तरह से एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र ही होना चाहिए। अब इस सब बातें को लेकर के आप क्या सोचते हैं, एक जनता के तौर पर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आप ये भी लिख के बताएं जितने भी मैंने अभी लोकसभा क्षेत्र का नाम लिया, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो वायनाड हो, चाहे वो बड़ौदा हो, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो मथुरा बलरामपुर हो जाए, लखनऊ हो जाए, जितने भी गांधीनगर से हो, न्यू दिल्ली सीट हो, सब जगह मैंने नाम लिया है, सारण, पाटलिपुत्र, आप मैनपुरी या फिर आजमगढ़, इन सभी लोकसभा क्षेत्र से आप आते हो या बाकी भी किसी लोकसभा क्षेत्र से आप आते हो, वहां यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके नेता चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देकर के आपको छोड़ करके मझधार में चले गए हैं दूसरे सीट से, या कहीं उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी है, तो आप इस सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं, या नहीं भी आपके यहाँ हुआ है फिर भी आप एक व्यक्ति के तौर पे क्या सोचते हैं, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप क्या सोचते हैं, ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।